हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे लॉ के डेविल फ्रूट के बारे में। तो ये वीडियो पॉइंट्स में होगी, जैसे कि सबसे पहले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे लॉ के डेविल फ्रूट के बारे में। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि ये लॉ को डेविल फ्रूट मिला कैसे। तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस की। और चौथे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे अवेकनिंग की। और फिर हम लोग बात करेंगे लॉ के टेक्निक्स की। तो आइए फिर शुरू करते हैं। लॉ ने ओपे ओपे नोमी नाम का डेविल फ्रूट खाया है, जो कि एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है, जो कि अपने यूजर को स्फेरिकल स्पेस बनाने की पावर देता है, जिसे लॉ रूम बुलाता है। उस रूम के अंदर यूजर किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है सर्जिकल मैनर में, और अगर लॉ रूम के अंदर है तो वो अपने साथ भी कुछ भी कर सकता है। इस पावर की वजह से ये फ्रूट अपने यूजर को फ्री मॉडिफिकेशन ह्यूमन बना देता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये फ्रूट लॉ को मिला कैसे। तो जब लॉ छोटा था तो उसे एक बीमारी थी, और उस बीमारी का नाम था एम्बर लेड सिंड्रोम। इस बीमारी के हिसाब से लॉ कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही वो मर जाएगा। ये बात लॉ को पता होती है, तो लॉ बेखौफ जी रहा होता है और बस एक ही बात बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो यहां पर जो डोफी का छोटा भाई होता है, जिसका नाम होता है कोराज़ोन, उसे ये बात अच्छा नहीं लगती है कि लॉ एक छोटा सा बच्चा है और वो बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो एक दिन वो अपने गुरु को छोड़ देता है, लॉ को पकड़ता है और उसके इलाज ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाता है, लेकिन लॉ का इलाज करना तो छोड़ो, कोई भी उसे छूना नहीं चाहता है। यहां पर कोराज़ोन और लॉ दोनों हताश हो जाते हैं। लेकिन एक दिन डोफी का फोन कोराज़ोन के पास आता है और वो उससे बोलता है कि लॉ को लेकर तुम यहां पर वापस आ जाओ, हमें ओपी ओपी नोमी डेविल फ्रूट मिल गया है, हम उसे चुराएंगे और फिर तुम उस फ्रूट को खा लेना और लॉ को ठीक कर देना। लेकिन यहां पर डोफी ये नहीं बताता है कि डेविल फ्रूट तुम खाओगे और फिर तुम मुझे अमर बना दोगे। लेकिन कोराज़ोन समझ जाता है कि डोफी लॉ का भला नहीं चाहता है, डोफी अपना भला चाहता है। तो यहां पर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है डीज बैरल, जो कि एक पायरेट होता है, और उसी के पास ये डेविल फ्रूट होता है। वो ये फ्रूट मरीन को बेच रहा होता है और मरीन इस फ्रूट के लिए 5 बिलियन रुपए दे रही होती है, जो कि बहुत बड़ी करेंसी है। और आप सोचिए कि गोल्ड डी रॉजर, व्हाइट बियर्ड, इनकी बाउंटी थी 5 बिलियन बेरीज की, और यहां पर ये फ्रूट ओपे ओपे नोमी, इसकी कीमत थी 5 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी थी। यहां पर यह साफ पता पड़ता है कि ये फ्रूट कितना ज्यादा पावरफुल है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट जानती है कि ये फ्रूट क्या कर सकता है। वैसे तो खैर डोफी भी जानता था कि ये फ्रूट क्या कर सकता है, लेकिन जो कोराज़ोन होता है वो क्या करता है, डीज बैरल से इस फ्रूट को चुरा लेता है और जबरदस्ती लॉ को ये फ्रूट खिला देता है। इस तरीके से लॉ को अपना फ्रूट मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस फ्रूट की स्ट्रेंथ्स की। तो ओपे ओपे नोमी अपने यूजर को ब्लू ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल फोर्स फील्ड बनाने की पावर देता है, जिसे लॉ रूम बुलाता है। वो रूम यूजर की टेरिटरी है, जिसमें यूजर लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और खुद को जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकता है। इसके बाद स्मोकर इस डेविल फ्रूट को दूसरों को कैसे एक्सप्लेन करता है, वो बताता है कि ओपे ओपे नोमी अपने यूजर को सर्जन बना देता है, और अगर तुम उसके ब्लू सर्किल के अंदर हो तो अपने आप को पेशेंट समझो। यानी कि अगर आप लोग लॉ के रूम के चपेटे में आ गए तो आप लोग फिर कुछ नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये मैन्युपुलेट का क्या मतलब है। अब ऐसे समझिए कि लॉ ने अपना रूम बनाया और उसके अंदर उसके पास 2 टारगेट हैं, तो वो अब उन दोनों के साथ क्या क्या कर सकता है ये मैं आपको पॉइंट में समझाऊंगा। पहला पॉइंट, वो किसी की भी जगह किसी और से बदल सकता है, जैसे कि जो पहला बंदा खड़ा है उसकी जगह दूसरे बंदे से बदल सकता है, या फिर जो पहला बंदा खड़ा है उससे अपनी जगह बदल सकता है, एकदम टेलीपोर्ट की तरह। दूसरा पॉइंट, उसके रूम के अंदर चाहे ऑब्जेक्ट बड़ा हो या छोटा हो, उसे बहुत आसानी से मूव कर सकता है। जैसे कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो वो उसे बहुत आराम से उठा सकता है और बहुत आराम से आगे पीछे कर सकता है। तीसरा पॉइंट, टारगेट को स्कैन कर सकता है। चौथा पॉइंट, किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है बिना उन्हें चोट पहुंचाए, और उन पार्ट्स को दोबारा जोड़ सकता है जैसे वो चाहे, एकदम ट्रांसप्लांटिंग की तरह। पांचवा पॉइंट, किसी का भी ऑर्गन निकाल सकता है। छठवां पॉइंट, इलेक्ट्रिक शॉक से किसी को भी अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सब करने के लिए उसे बस अपने टारगेट को रूम में लेना है और फिर वो जो चाहे वो
कर सकता है। लॉ अपने रूम के अंदर किसी के भी मांस और हड्डी को काट के अलग कर सकता है बिना उन्हें चोट पहुंचाए। अपनी एबिलिटी से लॉ जिसे काटता है वो मरता नहीं है और अपने बॉडी पार्ट्स को महसूस कर सकता है। अगर वो किसी का ऑर्गन बाहर निकाल लेता है तो उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लॉ ने मोनेट का दिल बाहर निकाल लिया था और सीजर क्लाउन ने कितने आराम से अपना छुरा उसमें घोंप दिया था। इसके बाद लॉ अपने रूम के अंदर जिसके भी टुकड़े टुकड़े करता है उन्हें जैसे चाहे वैसे जोड़ सकता है, मिक्स कर सकता है और नॉन लिविंग थिंग से भी उसे जोड़ सकता है। लॉ अगर किसी को कट करता है और उसे जोड़ देता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंसान दोबारा अलग नहीं हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि काइडो ने किनेमोन को काट दिया था लेकिन वो बंदा आज भी जिंदा है। उसके पीछे एक कंडीशन है, वो ये है कि अगर लॉ किसी को कट करता है और उसी टारगेट के ऊपर कोई और बंदा हमला करता है बिल्कुल वहीं पर जहां से लॉ ने उसे कट किया था तो वो बंदा मरेगा नहीं, उसकी बॉडी फिर दोबारा से अलग हो जाएगी। इसके बाद जो लॉ की पावर है वो नॉन लिविंग थिंग के ऊपर काम नहीं करती है। लॉ अपने रूम के अंदर प्यूपिल और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस को चेंज कर सकता है लेकिन अगर बारिश हो रही हो या फिर स्नोफॉल हो रहा हो तब ये एबिलिटी और अच्छे से काम करती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लॉ को टेलीपोर्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट फेंकना पड़ता है फिर वो उससे अपनी पोजीशन को बदल पाता है, लेकिन जब बारिश हो रही हो या फिर स्नोफॉल हो रहा हो तब उसे ये सब करना नहीं पड़ता है, वो बूंद बूंद से ही अपनी पोजीशन को बदल लेता है। लॉ अपने डेविल फ्रूट की पावर से सोल्स को भी बदल सकता है लोगों में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स का सामना लॉ से हुआ था तो लॉ ने आधे बंदों की जो सोल्स थी वो आपस में ही बदल दी थी और यहां पर सारे बंदों को डिसएडवांटेज में ला दिया था। जैसे कि अगर एक बंदा डेविल फ्रूट यूजर है और दूसरा बंदा नॉर्मल है और अगर वो इन दोनों की सोल्स को बदल देता है तो दोनों का काम हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हो कि नामी जो कि एक नॉर्मल है, सांजी जो कि पावरफुल था और जब इसने इन दोनों की सोल्स को बदल दिया था तो यहां पर सांजी काफी हद तक डिसएडवांटेज में आ गया था क्योंकि वो अपनी हाकी को इस्तेमाल कर पा रहा था लेकिन उसे कीमत चुकानी पड़ रही थी क्योंकि जो नामी की बॉडी थी वो ट्रेंड नहीं थी। ये फ्रूट अपने यूजर को बस रूम ही नहीं देता है, उसे और भी पावर देता है जैसे हाई वोल्टेज शॉक्स देना, इलेक्ट्रिक ब्लेड जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को तबाह कर सकता है। इस फ्रूट में एक और चीज है, अगर लॉ ने आपकी बॉडी में कुछ खेल बदल किए हैं और आप ये सोच रहे हो कि लॉ को बेहोश करके या फिर उसे सी स्टोन की हथकड़ियां पहना के हम लोग नॉर्मल हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। लॉ ने अगर आपकी बॉडी में कुछ बदलाव किए हैं तो लॉ ही वो इंसान है जो आपको ठीक करेगा। इसके बाद ये फ्रूट बस लड़ने के लिए नहीं बना है, ये फ्रूट मेडिकल के लिए भी बना है। अगर आपको मेडिकल की इंफॉर्मेशन है तो आप इस फ्रूट से ऐसे ऐसे ऑपरेशन कर सकते हो जो कि रियल लाइफ में असंभव है। ये फ्रूट बहुत ही ज्यादा कमाल का है और सही मायने में ये फ्रूट उसी इंसान के लिए बना है जिसे मेडिकल की इंफॉर्मेशन हो। इस फ्रूट की एक और ऐसी पावर है जो कि इसे अल्टीमेट फ्रूट बना देता है और वो ये है कि ये फ्रूट किसी को भी अमर बना सकता है। ये थी इस फ्रूट की स्ट्रेंथ। अब बात कर लेते हैं वीकनेस की। तो सबसे पहला पॉइंट, ये फ्रूट अपने यूजर को रूम बनाने की पावर देता है लेकिन अगर टारगेट रूम से बाहर निकल गया तो टारगेट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और लॉ मल्टीपल रूम्स नहीं बना सकता है जिस वजह से ये चीज इसे डिसएडवांटेज में डाल देती है। दूसरा पॉइंट, ये फ्रूट अपने यूजर को अच्छी पावर देता है लेकिन उसके बदले बहुत ज्यादा स्टेमिना और एनर्जी लेता है जिस वजह से जो यूजर है वो बेमतलब में इसकी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि अगर ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया तो पावर खत्म। तीसरा पॉइंट, यूजर को फ्रूट की कुछ पावर्स को यूज करने के लिए हैंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो रूम बोलता है तो हाथों से गोला खुलता है, जब चैम्बर्स बोलता है तो फिंगर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर किसी ने उसके हाथ को काट दिया तो काम खत्म। चौथा पॉइंट, ये फ्रूट रूम के अंदर किसी को भी कट करने की पावर देता है लेकिन अगर आपकी हाकी अच्छे लेवल पर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप लॉ को हल्के में ले लो। यहां पर वीकनेस खत्म होती है। अब बात कर लेते हैं अवेकनिंग की। तो जब लॉ की अवेकनिंग की बात आती है तो लॉ ने अपनी एबिलिटीज को अवेकन किया है। अब आइए नजर डालते हैं कि जब उसकी एबिलिटीज अवेकन हो जाती है तो लॉ क्या क्या कर सकता है। पहली चीज, वो रूम की कोटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकता है जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा हो सकता है।
इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो टारगेट के आर पार हो सकता है, जिससे जो यूजर है उसे इंटरनली ऑपरेट करने की पावर मिल जाती है। इसके बाद लॉ अपने टारगेट को शॉक्स दे सकता है, वो भी बहुत ही ज्यादा हैवी। यहां पर अवेकनिंग खत्म होती है। अब बात कर लेते हैं लॉ की टेक्निक्स की। तो सबसे पहली रूम, जिसके अंदर लॉ अपने टारगेट को जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकता है। सेकंड, एम्प्यूटेशन। इस टेक्निक का इस्तेमाल लॉ किसी को कट करने के लिए और दूसरा इस्तेमाल करता है किसी का ऑपरेशन करने के लिए। यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, रेडियो नाइफ। इस टेक्निक में लॉ अपनी स्वॉर्ड को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करता है और ओपोनेंट के 5-6 टुकड़े कर देता है। चौथा, चैम्बर्स। इस टेक्निक का इस्तेमाल लॉ किसी की जगह बदलने के लिए या फिर अपनी जगह बदलने के लिए इस्तेमाल करता है। पांचवी, पर्सनैलिटी ट्रांसप्लांट सर्जरी। इस टेक्निक की मदद से वो लोगों की सोल्स को चेंज कर देता है। छठवीं, टक्ट। इस टेक्निक का इस्तेमाल लॉ ऑब्जेक्ट को उठाने और मूव करने के लिए करता है। सातवीं, स्कैन। इस टेक्निक का इस्तेमाल लॉ किसी भी टारगेट को स्कैन करने के लिए करता है, वो एकदम एक्सरे की तरह उसे स्कैन कर लेता है। आठवीं टेक्निक, स्कैल्पल। इस टेक्निक का इस्तेमाल वो ओपोनेंट का दिल निकालने के लिए करता है। नवीं, काउंटर शॉक। इस टेक्निक का इस्तेमाल लॉ जोरदार बिजली का झटका देने के लिए करता है। 10वीं, इंजेक्शन शॉट। इस टेक्निक में लॉ एक एम करता है और जब वो एम कर लेता है तो वो बहुत ही तेजी से अपनी शॉट को अपने ओपोनेंट में धसा देता है। 11वीं, गामा नाइफ। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसमें लॉ क्या करता है, अपने हाथ में एक एनर्जी का ब्लेड बनाता है और अपने ओपोनेंट में धसा देता है, जिसके बाद ओपोनेंट को बाहर कोई चोट नहीं लगती है। लेकिन जब बात अंदर की आती है तो उसके ऑर्गन पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। वो तो डोफी था, बच गया, लेकिन कोई और होता तो मारा जाता। 12वीं टेक्निक, स्टर्बन ब्लेड। इस टेक्निक का इस्तेमाल लॉ ने ट्रेबॉल के ऊपर किया था। होता क्या है कि जो डोफी होता है वो लॉ का हाथ काट देता है और लॉ अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले टक नाम की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जहां पर उसका कटा हुआ हाथ उसके पास आता है और फिर वो स्टर्बन ब्लेड नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहां पर उसका कटा हुआ हाथ ट्रेबॉल को वर्टिकली काट डालता है। इसके बाद आता है एंटी बैक्टीरियल कर्टेन, जो कि 13वीं टेक्निक है और इस टेक्निक का इस्तेमाल लॉ डिफेंस के लिए करता है। लेकिन अगर आपका ओपोनेंट ज्यादा पावरफुल है तो आप अपने लिए डैमेज कम कर सकते हो, लेकिन मार तो खानी पड़ेगी। ये वो टेक्निक है जो लॉ नॉर्मली यूज करता है। अब बात कर लेते हैं जब उसकी एबिलिटी अवेकन हो जाती है फिर वो कौन सी एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले टेक्निक आती है के रूम। इस टेक्निक में लॉ रूम की कोटिंग अपने स्वॉर्ड के ऊपर कर देता है, जिसके बाद जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो काफी हद तक रूम की तरह काम करती है। इसके बाद टेक्निक आती है एनेस्थीसिया। इस टेक्निक की मदद से लॉ अपनी स्वॉर्ड अपने टारगेट के आर पार कर देता है बिना उन्हें चोट पहुंचाए। इसके बाद आती है शॉक वाइल। इस टेक्निक का इस्तेमाल लॉ अपने ओपोनेंट को शॉक देने के लिए करता है। ये अटैक इलेक्ट्रिक टाइप है, लेकिन इसका डैमेज गामा नाइफ से कम नहीं है। और फिर आती है पंचर विले। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसमें होता क्या है कि लॉ सबसे पहले अपने टारगेट के ऊपर आता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को बड़ी करता रहता है, जिससे होता क्या है कि जो उसका टारगेट है वो जमीन से एकदम चिपक जाता है। ऐसे समझिए, आपने एक पेपर का पीस लिया, आपने उसे दीवार पे रखा, आप एक कील लेके आए और हथौड़े से आपने क्या करा, कील को ठोक दिया। अब पेपर कहीं भी नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही लॉ भी करता है। और जब लॉ की स्वॉर्ड होती है, जब वो अपने एंड तक पहुंचती है, उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉकवेव रिलीज करती है और उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे तबाह कर देती है। और लास्ट टेक्निक है आर रूम। ये टेक्निक एकदम कोराजोन की तरह है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि कोराजोन एक रूम बनाता है जिसमें होता क्या है कि बाहर की आवाज ना ही अंदर आती है और ना ही अंदर की आवाज बाहर जाती है। तो आर रूम एकदम वैसे ही काम करता है, ना अंदर की आवाज बाहर, ना बाहर की आवाज अंदर। यहां पर लॉ की सारी टेक्निक्स खत्म होती है, लेकिन मैं आपको जाने से पहले बताना चाहूंगा कि जो मैंने टेक्निक्स अवेकन के बाद बताई हैं वो सारी टेक्निक्स आपस में रिलेटेड हैं। तो यहीं पर लॉ का डेविल फ्रूट खत्म होता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।